हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल टॉपर्स गुरु पर, जहां पर आपको मिल रही है आपके एजुकेशन से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 4 का सेक्शन डी, सेक्शन ए बी सी। हम पिछली 3 वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, तो उन लिंक से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो सेक्शन डी है इसमें 5-5 अंकों के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का हमारे पास सेक्शन डी है हमारे पास आज सेक्शन डी, जिसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ये बोला गया है एपी के 4th और 8वें पदों का योग 24 है और 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके अंदर दिया क्या है, हमें दिया है किसी एपी का जो 4th टर्म है और उसका 8वां टर्म, इनका योग हमें दिया है 24। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो 4th है पद 4 और पद 8 है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d और 8 को हम लिख सकते हैं a प्लस 7d और ये इक्वल है 24 के। ओके, तो देखिए यहां से क्या होगा, एक a 2a हो जाएगी और 3 और 7 हो जाएगी 10d और इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें दी है इसका 6ठा पद और 10वें पद, इनका योग हमें दिया है 44। तो इसी तरह से हम 6ठे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और 10वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d। ओके, इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक a 2a हो जाएगी, 5 और 9 होते हैं 14d और इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर तो इसमें से घटाएंगे तो समीकरण ए का हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और है दूसरा 2a प्लस 14d बराबर 44। अब इसमें से माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। तो 2a में से 2a चला जाएगा, 10 में से 14 जाएगा तो बचेगा 4d और यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 20। ओके, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के साथ 20 कैंसिल, 5 पर d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 5 समीकरण एक में रखो या 2 में रखो, आपकी मर्जी है, एक में रख लेते हैं। एक में रखने पर तो जैसे हम रखेंगे 2a प्लस 10, d की जगह हमने 5 रखा और ये हो गया 24। तो ये हो गया 2a प्लस ये हो गया 50 इज इक्वल टू 24। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 2a 50 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 50। तो 2a तो 50 में से 24 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 26, 2 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस के 13। ओके, तो अब हमें पूछा है एपी के प्रथम 3 पद। तो यहाँ से देखिए पहला पद हो गया हमारे पास -13 और अगला होगा जब हम इसमें d प्लस करेंगे। तो जैसे ही इसमें हम d प्लस करेंगे -13 प्लस 5, ओके, तो ये दूसरा पद हो जाएगा। तो क्या आएगा, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए फिर इसमें हम क्या करेंगे -13
+5 और +5। ओके, तो यहाँ से हमें मिला -13 और ये -8। ओके, और यहाँ से हमारे पास मिला -3। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर था। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और माध्यिका ए डी भुजाओं पी क्यू और क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। चित्र हमें दिए है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, तो हमें दो त्रिभुज इसके अंदर दी है। हमें देखिए, हमें दो त्रिभुज ऐसे दी है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ओके, इसकी माध्यिका है हमारे पास ये वाली डी। ओके, उसके बाद एक और त्रिभुज हमें इस तरह से दी हुई है। ये हमारे पास पी क्यू आर और ये इसकी माध्यिका है पी एम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 33। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है ऐसे लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है हमें, हमें दिया है इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में हमें दिया है ए बी बटा पी क्यू और हमें दिया है बी सी बटा क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये हमें समानुपाती दिया है। ओके, उसके बाद हमें ये बोला गया है भी ए डी व पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, माध्यिकाएं है। ओके, तो ये हमें गिवन है। हमें इसके अंदर सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ओके, ये बात हमें इसमें समरूप करनी है। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम ये वाली त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण यानी कि प्रूफ। देखिए त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। ओके, अगर हमारे पास ये है, देखिए ये हमें दिया है ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम और बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमें क्या है दिया है, ये हमें दिया है। ओके, क्योंकि जो ए डी है हमारे पास ये वाली, ये इसकी माध्यिका है और पी एम इसकी माध्यिका है। ओके, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये है, ये बी सी है। ओके, इस बी सी को हम लिख सकते हैं, देखिए ये अगर ये इसकी माध्यिका है तो दोनों पार्ट इसके बराबर है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2BD और क्यू आर को हम लिख सकते हैं 2QM। ठीक है, क्योंकि जो AD व PM क्या है, माध्यिकाएं हैं। ओके, ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए जो बाकी है ये तो सेम जैसा था वैसे लिख दीजिए, पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम और बी सी की जगह हम लिख देते हैं 2BD और यहाँ पर लिख देते हैं 2QM। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास नियम लगा SS समरूपता
समरूपता नियम से या कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ओके, अब ये हमने प्रूव क्यों किया है, क्योंकि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसके सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब जो हमें प्रूव करना है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, तो यहां से देखिए बी और क्यू एंगल इक्वल हो गया, बी एंगल इज इक्वल टू क्यू के। क्यों? क्योंकि ए बी डी समरूप है पी क्यू एम के। ओके, उसके बाद हमें ये गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें क्या है, दिया है। ओके, तो किसी त्रिभुज का अगर एक एंगल इक्वल है और उसकी दोनों भुजाएं समानुपाती है तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर, जो कि है बहुत ही मीठा मीठा सा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन के बारे में। ओके, तो गुलाब जामुन आप सभी ने खाए होंगे, तो अब हम उसका रस पीते हैं, उसकी चाशनी निकालते हैं भी हलवाई ने उसके अंदर कितनी चीनी डाली है। तो देखिए, ये मैंने थोड़ी सी इसकी आकृति बना के रखी है ताकि टाइम कम लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्वेश्चन है थोड़ा लंबा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एक गुलाब जामुन है, उसमें उसकी मात्रा लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है। ज्ञात कीजिए 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी यदि प्रत्येक का आकार एक सिलेंडर जैसा है जिसके दो अर्धगोले हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो चित्र हमें इसके अंदर दिया है। ओके, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक डब्बा भरा हुआ है गुलाब जामुन का, तो आप खा सकते हैं चख के। ओके, तो देखिए ये क्या है, एक सिलेंडर के आकार का, बीच में से ये सिलेंडर है बीच में, और इसके आसे पीछे दो अर्धगोले जुड़े हुए हैं जिनका व्यास है हमारे पास ये वाला। ओके, तो देखिए, तो कैसे लिखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, गुलाब जामुन का व्यास हमें दिया है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से इसकी आर कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमें गुलाब जामुन की पूरी लंबाई दी है, टोटल लंबाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी 5 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल। ओके, और हमें चाहिए सिर्फ बेलनाकार की, ठीक है, बेलनाकार भाग की। तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी, टोटल में से हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका व्यास है, तो अर्धगोले की जो ऊंचाई हम मान सकते हैं उसकी रेडियस होती है, उसकी त्रिज्या होती है, जो कि कितनी है 1.4। तो 1.4 यहाँ से माइनस होगा, 1.4 यहाँ से माइनस होगा। ओके, तो सॉरी 1.4, हाँ 1.4 प्लस 1.4, तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस 2.8। ओके, तो कितना बचा, जल्दी से कमेंट कीजिए, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन में 30% उसके आयतन की चाशनी होती है, तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, तो आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन किसके इक्वल होगा, तो दो अर्धगोले हैं और एक बेलनाकार भाग है, तो ऐसे लिखेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो अर्ध गोलाकार भागों का आयतन। ओके, तो इस तरह से आपको ये निकालना है। तो बेलनाकार जो भाग का आयतन होगा वो क्या होगा,
जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्योंकि हमारे पास 2 है तो इस पूरे की हम क्या कर देते हैं, 2 के साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लीजिए और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास पाई आर स्क्वेयर तो बाहर आया, अंदर बचा एच प्लस यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई 4/3 और 1 आर यहाँ पर बच गई है। ये 1 आर कहाँ से बची है, ये आर क्यूब था तो स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो एक आर यहाँ पर बच गई है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आप अभी अब भी पुट कर सकते हो या लास्ट में भी पुट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जैसे हमने पुट करी 22/7 आर, आर है हमारे पास 1.4 और इंटू 1.4। ओके, उसके बाद हमारे पास एच, अब ये जो एच आई है बेलन की एच आई है, तो बेलन की एच हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 आर, आर है हमारे पास 1.4। ओके, अब इसको सोल्व करते चलिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4। ओके, उसके बाद इंटू 1.4, इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.6/3। ओके, तो आगे अब इसको सोल्व कीजिए। तो जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 14 चौके 56 होते हैं। ओके, 14 चौके 56 और 61, 5 61 हो गए। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम 3 तो ये 6.6, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई और ये 5.6 ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया आपका 6.6। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपको मिलेगा 12.2/3। ओके, तो अब इसको पूरा को सोल्व की करेंगे तो इन दोनों की गुणा करनी है अब हमारे पास, जो कि आपको मिलेगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आया आपके पास, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। ओके, तो अब आपको निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसकी हम क्या करेंगे, 45 के साथ गुणा करेंगे। तो 45 गुणा में 75 ये वाला। ओके, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 15 पर। ओके, तो जब 15 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास गुलाब जामुन आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें कुल चाशनी निकालनी है। तो हम इसमें से कुल चाशनी निकालते हैं। तो कुल चाशनी की मात्रा, तो देखिए वो इसका 30% है, आयतन का 30% है। तो 30 को हम लिख सकते 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। तो गुणा में हमें कर देना है जो हमारा आयतन आया है 1127.28। ओके, इसका पॉइंट रखे हटा के नीचे 100 लग गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो अब इनके साथ गुणा करोगे तो आपको लगभग में आपको आंसर मिलेगा 3381.84 ओके सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर था 45 गुलाब जामुनों में कुल चाशनी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 से है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से गुलाब जामुन खाते रहिए। ओके, तो अब है हमारे पास एक राशिद नाम का लड़का जो कि अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में उसको एक लट्टू मिला है खेलने वाला, जिस पर आश्चर्यजनक रूप से कोई रंग नहीं था। इसे अपने क्रेयॉन से रंगना चाहता है। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला है और पूरे लट्टू की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, व्यास है 3.5। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर वो रंग कर सकता है। तो देखिए कैसा है
क्वेश्चन नंबर 34 का अथवा। ओके, तो एक ऐसा लट्टू है जो कि नीचे से क्या है, एक शंकु है। ओके, और ऊपर से क्या है, एक अर्धगोला है। जैसे सोपटी आपने देखी होगी ना, वैसे ही है ऐसे। ओके, तो ऐसे है ये। ओके, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो है इसकी 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो रेडियस है, और जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, जो आर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, देखिए टोटल ऊंचाई है 5। हमें क्या निकालनी है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे इसमें से, बड़ा सिंपल सा है, जितनी अर्धगोले की रेडियस है उसको इसमें से माइनस कीजिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो जैसे इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, ये व्यास दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, इसका व्यास दिया है ये। ओके, व्यास है ये। ओके, तो आर आर कितनी हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी आपकी 3.5/2। ओके, तो यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे, तो जैसे इसमें से इनका एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस 3.5, तो जैसे इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6.5/2। ओके, सेंटीमीटर। तो जैसे इसको पॉइंट में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई आपकी शंकु की ऊंचाई। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसमें एल निकालनी है, शंकु की त्रिक ऊंचाई। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं, जो कि इक्वल होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर रूट। ओके, तो आर है आपकी 3.25, इसका होल स्क्वेयर प्लस एच, एच है आपके पास कितनी है, एच एच है आपके पास, सॉरी ये इसकी एच आई है, हाँ सॉरी ये एच आई है, और आर है इसकी आपकी ये वाली 3.525/2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करोगे आप। तो जैसे इसको खोलोगे तो ये आपकी, इसका जो स्क्वायर होगा 3 पॉइंट का, तो ये होगा आपका 10.265। ओके, और इसको जब खोलोगे तो इसका आपको मिलेगा 12.25/4, और ये अंडर रूट। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए। तो जैसे ही इसका एलसीएम लेके आपको सोल्व करोगे तो आपको इसमें मिलेगा, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 3684। ओके, यानी कि लगभग आपको इसको अप्रोक्स कर लेना है 3.7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ पर वो रंग करेगा, तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, शंकु का वक्र लगाएंगे और अर्धगोले का वक्र लगाएंगे, जो कि होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर एल बचा, यहाँ पर 2 आर बचा। ओके, तो अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 22/7, आर हमारे पास 3.5/2, एल आई हमारे पास 3.7 प्लस 2 इंटू 3.5। ओके, तो यहाँ से कैंसिल करोगे 0.5। ओके, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 5.5, और अंदर आपका हो जाएगा 3.7 प्लस ये पूरा 7 हो जाएगा। ओके, तो जैसे इसमें प्लस करोगे तो 5.5 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 10.7। ओके, सॉरी यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर इसका 2 भी आएगा ना, क्योंकि आर हमारे पास कितनी है, 3.5 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके साथ यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका बचेगा यहाँ पर 3.5। ओके, 3.5 ही बचेगा। तो 3.5 के साथ जैसे ही आप
इसमें प्लस करोगे तो ये नहीं है, ये देखिए 5.5 इंटू, जैसे इसमें प्लस करोगे तो ये आपका मिलेगा 2 और 6 एंड 7। ओके, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। तो अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसका पॉइंट नीचे, इसका पॉइंट नीचे। ओके, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, काटो तो काट सकते हो। ये 11 पर हो जाएगा, 5 पर ये 2 हो जाएगा, ये 2 के साथ ये 36 हो जाएगा। 36 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 6 9 3 अपॉन 10, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये वाला। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर कौन से वाला, 34 वाला करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सिर्फ आपको दिक्कत क्या आएगी जब आप एल निकालोगे, इसमें दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, तो जो कि है 35 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 और इसका अथवा। ओके, इसमें हमें बोला है यदि हमारे पास क्या है, माध्यक है 28.5, हमें माध्यक निकाल के दे दिया, ये हमारे पास 35। ओके, हमें माध्यक निकाल के दे दिया पहले से ही, माध्यक हमें दिया है 28.5, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। ओके, तो माध्यक वाला क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले सी एफ निकालनी होती है, जिसको हम संचयी बारंबारता बोल देते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी वो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। पहली बारंबारता को हम जैसे है वैसे लिख लेते हैं, फिर इसमें प्लस करते चलते हैं, तो एक्स और 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, फिर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर 15 को प्लस करेंगे, 15 और 25 होते हैं 40 प्लस एक्स, और फिर वाई आ गया तो वाई इसमें प्लस हो जाएगा, और फिर 5 आ गया तो ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब हमें एक बात नोटिस करनी है, आपको पता है यहाँ पर जो सी एफ आती है वो वाली और ये वाली, इनका जो होता है नी, जो हमारी एन होती है ये इसी का इक्वल होती है। तो यहाँ से हम एक बात निकाल सकते हैं भी, जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है उस साइड के इक्वल है। ओके, 45 को इस साइड करेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 15 बचेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो क्योंकि जो हमारा माध्यक है ना, ये माध्यक, ये हमारे पास क्या है, किस वर्ग में आता है, इस वर्ग में आता है 20 से 30 में। तो यहाँ से हम लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो जो माध्यक वर्ग है हमारे पास वो है हमारे पास 20 से 30, 20 से 30। ओके, क्यों है, क्योंकि हमारा जो माध्यक है इसी में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें एक एल चाहिए जो कि हमारी माध्यक वर्ग की छोटी लोअर लिमिट होती है। फिर हमें चाहिए एफ। ओके, जो एफ होती है हमारे पास माध्यक वर्ग की, एफ आई होती है 20। ओके, उसके बाद हमें चाहिए सी एफ, जो कि इससे ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले वर्ग की सी एफ होती है, ये होती है हमारे पास 5 प्लस एक्स आई है। उसके बाद हमें एच चाहिए, जो कि इनका डिफरेंस होता है, इनकी हाइट होती है 10। उसके बाद हमें n/2 भी चाहिए, जो होती है हमारे पास ये योग, एफ आई का योग, तो 60/2 किया हमने 30। ओके, उसके बाद अब इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, माध्य का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन करो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको आप सोल्व कर रहे हो और उसमें फॉर्मूले की ज़रूरत है तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, इससे आपका जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स मिलते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा में एच, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो जो वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए और सोल्व कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो माध्य हमें दिया है 28.5। ओके, एल है हमारे पास 20 प्लस n/2 30 माइनस है हमारे पास 5 प्लस एक्स बटा 20, एफ हमारे पास 20 है, और एच हमारे पास 10। तो 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 20 को इस साइड कीजिए, प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा, 28.5 में से 20 जाएगा तो बचेगा आपका 8.5 प्लस, तो इज इक्वल होगा 30 माइनस 5। अब ये माइनस अंदर जाके दोनों को माइनस कर देगा, तो अपॉन 2। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा,
देखिए आगे करते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए इस दो यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 8.5 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बचेगा आपका पूरा 17। ओके, 25 को इस साइड लेंगे, -25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये बचेगा -8 माइनस एक्स, माइनस से माइनस, तो एक्स की वैल्यू आई आपके पास 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 8 समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे रखोगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो 8 को इस साइड करोगे तो बचेगा आपका 7। तो इस तरह से आपका ये आंसर आते हैं, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपका जो डाउट है वो दूर किया जाएगा। और अब जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या कमेंट, जो पहली कमेंट होगी वहाँ पर पिन कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप इसमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का अथवा है हमारे पास। अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करके देखिए, क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है भी, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके हमें माध्य निकालना है। 25 घरों का भोजन पर दैनिक व्यय हमें दिया गया है। तो ये दैनिक व्यय है और ये परिवारों की संख्या है। तो जैसे ही आप माध्य का सवाल करते हो तो उसमें 3 विधियां होती है। जो भी विधि निकालोगे सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना होता है, और एक्स आई होता है इनका मध्य बिंदु। ओके, तो जैसे इसमें मध्य बिंदु लगाओगे तो क्या निकलेगा, तो आपका जो मध्य बिंदु निकलेगा वो निकलेगा 125। ओके, यहाँ से आपका निकले। अब देखिए अंतर कितना का, 50 का है, तो इसमें 50 प्लस करते चलिए, 50 प्लस करते चलिए, 175 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 225, और फिर 50 प्लस करोगे तो फिर हो जाएगा 275, और फिर 50 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 325। अब आपकी मर्जी, जो भी विधि आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो आपको मेरा एक सजेशन होगा, अगर ये आंकड़े बड़े हो तो आप कल्पित माध्य, पग विचलन में से कोई भी विधि आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि से करते हैं। ओके, तो पग विचलन विधि से करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए को लेट करना होगा। तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ए को हमने मान लिया, मान लीजिए ये है हमारे पास। आप इसमें से कुछ भी मान सकते हो, ज़्यादातर हम बीच वाला मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 125 मानकर करेंगे। तो 125 हमने मान लिया, तो हमें अब क्या निकालना है, अब हमें यू आई निकालते हैं। तो यू आई जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। ओके, एच हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एच, एच है हमारे पास इनका डिफरेंस। ओके, एक्स आई हमारे पास ये वाला है, और ए है हमारे पास 125। ओके, तो देखिए 125 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 बटा 50, 0। ओके, यहाँ पर 175 में से 125 जाएगा तो बचेगा 50, 50 बटा 50 1 होगा, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई निकालना है। तो ये यहाँ पर 4, 0 और 5, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6। ओके, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। उसके बाद इनका सिग्मा कर लेना है, समेशन कर लेना है। ओके, तो समेशन एफ आई ये हमारे पास 25 दिया है, और ये हमारे पास कितना होगा, जैसे इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 43। उसके बाद हमें माध्य निकाल देना है इसका। तो माध्य निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई और समेशन एफ आई और इंटू एच। तो ये हमारे पास 125 प्लस ये हमारे पास कितना आया 43, और ये हमारे पास 25, और ये हमारे पास 50। तो जैसे इसको कैंसिल करोगे 2 पर, तो ये हो जाएगा 125 प्लस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 68। ओके, अब इनका प्लस कीजिए तो ये आपका आंसर हो गया। ओके,
तो जैसे इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 211। ओके, तो ये हो गया आपका दैनिक व्यय, दैनिक माध्य व्यय। ओके, कितना, 211 रुपये। ओके, तो ये इस तरह से आपको ये सोल्व करना था। तो इस तरह से हम सेक्शन डी को पार कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए सेक्शन ई, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।